नमस्कार। खास कार्यक्रम में मैं रविंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं। मीडिया में सैकड़ों खबरें रोजाना लोगों को दिखाई और सुनाई जाती हैं। उनमें से कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, हम में से हजारों लाखों लोगों पर इसका दीर्घकालीन असर होता है। ऐसे मुद्दों पर हमें रुक कर विचार करने की ज़रूरत है। आज के विशेष कार्यक्रम में खबरों की खबर में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। हम बात करेंगे असम में बने कैंसर अस्पतालों की। गुरुवार यानी 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया और 7 कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी। बड़े पैमाने पर कैंसर अस्पतालों का निर्माण चर्चा के केंद्र में है। आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए विषय से संबंधित विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अस्पतालों को बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों और असम को कहा जाता है कैंसर कैपिटल। पूर्वोत्तर के राज्यों को और असम को कैंसर कैपिटल कहा जाता है, यानी कि कैंसर मरीजों की संख्या यहाँ अधिक है। ICMR और NCDIR का अनुमान, इन दोनों केंद्रों ने यह अनुमान लगाया है अपने रिसर्च में कि कैंसर के मामले असम और पूर्वोत्तर में लगातार बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में असम में तेजी से बढ़ेंगे कैंसर के मामले। आने वाले दिनों में असम में, खास करके असम की बात इन दोनों केंद्रों ने की है कि असम में जिस रफ्तार से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और 2020 में पूर्वोत्तर में 14 लाख कैंसर मामलों का अनुमान था, जो बढ़कर 2025 में 15 लाख के पार हो जाएगा। यानी 2020 में जो मामले थे 14 लाख, 2025 तक का अनुमान है कि 15 लाख के पार हो जाएंगे। ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का अनुमान है, लेकिन खास तौर से बात अगर असम की हम करते हैं तो असम में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा असम में कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं, ये रिसर्च में पता चल रहा है। ये सब कारण हैं जिससे असम सरकार और केंद्र सरकार को असम में कैंसर अस्पतालों की स्थापना के लिए आगे बढ़ना पड़ा। हर साल पूर्वोत्तर से 39,000 से अधिक कैंसर के मामले रिपोर्ट होते हैं। सिर्फ असम की अगर हम बात करते हैं तो हर साल असम से 39,000 से अधिक मामले कैंसर के असम से रिपोर्ट होते हैं। इनमें से माफ़ कीजिए, 39,000 जो है पूर्वोत्तर का आंकड़ा है, 39 और 50,000 के बीच है। हर साल उतार चढ़ाव होते रहता है। इनमें से सिर्फ असम से 29,000 यानी करीब 30,000 के आसपास मामले सिर्फ असम से शामिल हैं। तो इतनी तेज रफ्तार में असम में कैंसर मरीजों का पाया जाना चिंताजनक है, जिसे भांपते हुए सरकार ने ये कदम उठाया। बी बरुआ कैंसर अस्पताल की अगर बात करें, जो असम का प्रमुख कैंसर अस्पताल है, जहां पर दूर दराज से कैंसर मरीज आते हैं, बी बरुआ कैंसर अस्पताल पर एक तरह से मरीजों का बोझ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों से भी और असम के अलग अलग हिस्सों से कैंसर के मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। गुवाहाटी स्थित बी बरुआ कैंसर अस्पताल में हजारों मरीज आते हैं और हर साल की अगर बात करें तो हर साल बी बरुआ में 12,000 नए मरीजों की एंट्री होती है। और इसी तरह पहले से रजिस्टर्ड जो 85,000 मरीजों का हर साल इलाज होता है, यानी कि सिर्फ नए मरीज 12,000 बी बरुआ कैंसर अस्पताल में आते हैं, जबकि 85,000 मरीजों का हर साल इलाज होता है। शुरुआती दौर में इलाज से, जो अगर बात करें शुरुआती दौर में इलाज से 80% मरीज हो सकते हैं ठीक। ये विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शुरुआती दौर में, यानी फर्स्ट स्टेज जिसे कहा जाता है, कैंसर की 4 स्टेज होती है, पहले स्टेज में ही अगर कैंसर का पता चला तो 80% इसका इलाज संभव है। कोविड-19 महामारी ने भी दी सीख। कोविड-19 महामारी की अगर बात करें, कोविड-19 जो 2020 के मार्च से जिसकी भयावह रूप हमें देखने को मिली, और उस वक्त हमारे पास वो सुविधाएं मौजूद नहीं थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हम सिर्फ सावधानी बरत सकते थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उस वक्त सरकार ने इसे सीख लिया। अगर दूसरे दौर की हम बात करें, कोविड के पहले दौर में तो ये स्थिति थी। कोविड-19 के दूसरे दौर में भी ऑक्सीजन की कमी से मची हाहाकार। कोविड के दूसरे दौर में
पूरा देश जानता है कि क्या स्थिति थी भारत की और पूरे विश्व की, जब हमारी जो अस्पताल थे, हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र थे, वो तैयार नहीं थे मरीजों को, और कोई नहीं सोच सकता था कि ऑक्सीजन की कमी के चलते पूरे देश में हाहाकार मचेगी, लूटमार भी मचा, और उसी समय तत्काल रूप से सभी जो यातायात व्यवस्थाएं हैं वो रोक कर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। तो ये हमारे साथ जो स्थितियां खड़ी थी, जिसे देखते हुए आज कैंसर जो संस्थान हैं वो बनाए जा रहे हैं। कैंसर अस्पतालों से बदलेगी असम की तस्वीर। कैंसर अस्पतालों से असम की अब तस्वीर बदलने जा रही है। स्वास्थ्य खंड के अलावा रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। अगर हम बात करें रोजगार अवसर की, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा यहाँ के युवाओं के लिए, जो इतने बड़े पैमाने पर कैंसर संस्थानों की स्थापना हो रही है। यहाँ पर रोजगार सृजन होगा, और रोजगार जब सृजन होते हैं तो कई स्तरों पर होते हैं, निचले स्तर से लेके जो शैक्षिक वर्ग है, जो ऊपरी स्तर है, वहाँ तक। यानी कि रोजगार जो हो, एम्प्लॉयमेंट होगा, कर्मचारियों की भर्ती होगी, साथ ही जो छोटे छोटे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। असम में मेडिकल टूरिज्म का भी विस्तार होगा, जिसके बारे में शायद कोई सोचा नहीं होगा। 7 जो अस्पताल बनकर तैयार हो गए हैं और 7 और बनेंगे। पूरे 17 अस्पताल जो हैं कैंसर के बनने जा रहे हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो न केवल यहाँ के पड़ोसी राज्यों की, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी एक तरह से रास्ता खुल जाएगा। और मेडिकल टूरिज्म, जो आज से पहले हम अब बात करते थे राजस्थान में, जहाँ ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो घूमने आते हैं और वहाँ पर मेहमान नवाजी होती है बाहर से आने वाले लोगों की, अब यहाँ होने लगेगी। इस तरह से लोग, जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तब मेडिकल के लिए भी आने लगेंगे। और इस तरह से मेडिकल टूरिज्म जो शब्द कहा जाता है, जिस तरह से परिभाषित किया जाता है, वो चरितार्थ होगा असम के मामले में। अगर हम देखें तो इलाज के लिए न केवल देश बल्कि साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग आएंगे। जिस तरह से स्थिति बेहतर होती जाएगी धीरे धीरे, उसी तरह से यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और मेडिकल टूरिज्म के तहत जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वहाँ से भी लोग असम का रुख करेंगे, जो पूर्वोत्तर का बहुत बड़ा केंद्र होने जा रहा है। सरकार की मंशा ये है, सरकार की परिकल्पना ये है। तो आज हमें ये 7 कैंसर अस्पताल मिले हैं और अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से 17 कैंसर अस्पताल असम को मिलेंगे, जो राष्ट्र को समर्पित हैं। अस्पतालों के जरिए रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। हमने कहा कि रोजगार जो निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक रोजगार जो है वो बढ़ेगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो आज के अतिथि हैं, हम चाहेंगे कि आज के जो अतिथि हैं वो हमसे जुड़े। आज जो अतिथि हैं वो AMCH के डॉक्टर गायत्री गोगोई ही जुड़ रही है, साथ ही एक और अतिथि हमसे जुड़ रहे हैं। इन दोनों का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। लेकिन अपने पैनलिस्ट का हम स्वागत करें, जिनसे हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि इन अस्पतालों के खुल जाने से लोगों को कितनी सुविधाएं और सहूलतें मिलने वाली हैं। आपको फिर से बता दें कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गायत्री गोगोई और जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के नायक। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे और जाने चाहेंगे डॉक्टर गायत्री गोगोई के पास। डॉक्टर गायत्री गोगोई, सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 कैंसर अस्पतालों की स्थापना हुई है और राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सबसे पहले इससे किस तरह से असम को बढ़ावा मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में असम के लोगों को सुविधाएं होंगी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहें। Right, it is really a great day, red letter day for people of Assam, where cancer incidences, new diagnosis of cancer is very high. So the dedication of this 7 cancer hospital, which is the enterprise between Government of Assam and Tata Trust, now named as Assam Cancer Care Foundation, these hospitals definitely is bringing hope to the people who are severely
affected by cancer. So, on behalf of public, on behalf of the fraternity of doctors, I offer my deep gratitude to our present Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, previous Chief Minister Sarbananda Sonowal, and also our Prime Minister of India, as well as the industrialist Ratan Tata, for making this a huge effort to relieve the pain and suffering of the people. As we all know, Northeast is known as cancer capital of India because it has highest cancer incidence, which means new cancer diagnosis. National Cancer Registry, which actually does the surveillance, cancer surveillance since 1981, while doing the surveillance in 2021 data, it shows that in 2020 around 50,000 new cancer cases are diagnosed in Northeast, where approximately 40,000 are from Assam. It means along with these new diagnosed cases, old cases which are getting treatment, there are many lakhs of cases which are affected by cancer and which require cancer care. It means the treatment, it needs investigation, it needs follow-up, it needs all kind of cancer related care. It may be treatment, or it may be diagnosis, or it may be a follow-up. It may be something not able to directly cure the disease, but it takes care of the symptom. It helps to improve the quality of life, which is called palliative care. So, if you look at the data from Northeast, that where you are sitting currently, Kamrup Urban, there 1 male out of 4 is likely to suffer from cancer. It may be any cancer. I will come to you regarding common cancers little later. And for female, 1 out of 6 are likely to suffer from cancer. Where if you compare the national data, it shows 1 out of 10 in India likely to suffer from cancer. So it is really the double the figure than the national average. And the Mizoram is also highly affected, Aizawl district, and Papunpare district of Arunachal Pradesh is also highly affected. Well, if you talk about Dibrugarh Cancer Center, which is all besides other things, which PET scan was a real need of this population because it is a newer diagnostic and prognostic investigation, a modality where almost all cases at some point of time PET scan is required, which was not available before. Now, though it is not started, but it is getting installed, and in a short time we are coming to know that it will be started. Radiotherapy already started, modern radiotherapy, and of course chemotherapy it started before also, even before 28th of April. So it will not only serve people of Upper Assam or Middle Assam, it will also serve adjoining areas of Arunachal Pradesh as well as Nagaland. जी, तो न केवल असम के लिए फ़ायदा होने जा रहा है, बल्कि असम से जुड़े जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होने जा रहा है। हमारे साथ एक अन्य अतिथि जो जुड़ रहे हैं, डॉक्टर के नायक, हम उनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर के नायक, सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 7 कैंसर अस्पताल का लोकार्पण प्रधानमंत्री हाल ही में करके गए हैं, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी, इससे क्या लाभ होने जा रहा है इस पूरे क्षेत्र को? नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस बुलाने के लिए। पर्टिकुलरली जो कैंसर इस एरिया में
और इंसिडेंट्स इस एरिया में बढ़ रहे हैं। सबको आपको पता होगा कि जी। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, और जो ये मशीन होता है कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 टाइप का ट्रीटमेंट होता है। जैसे नॉर्मल आदमी को बताने के लिए हम लोग बोलते हैं सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये 3 फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है। रेडियोथेरेपी मशीन होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, और ये जो प्रधानमंत्री जी और असम की जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत शर्मा जी ने जो ये किया हुआ है, इससे क्या होता है कि जो पेशेंट असम का जो बाहर ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे थे, वो उनको लोकली ट्रीटमेंट का हर टाइप का ट्रीटमेंट संभव है। और रेडियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट को 1 महीने से 1.5 महीना बाहर रहना पड़ता था। अभी क्या हुआ, लोकल एरिया में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल होने के बाद पेशेंट उसी एरिया में आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जी। और ट्रीटमेंट जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इलाज का Particularly खर्च जो है वो कम हो poor patient जाएगा। है, जी। इलाज का खर्च बहुत कम हो जाएगा। आप जी। देखिए एक डिब्रूगढ़ में पेशेंट है, वो प्रीवियसली क्या होता था ना, ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी और सर्जरी का, जैसे रोबोटिक सर्जरी, ये सब स्टार्ट किया हुआ है। इसके लिए बाहर जाना पड़ता था, चेन्नई मुंबई जाना पड़ता था। वो सब ट्रीटमेंट अभी डिब्रूगढ़ या लोकल एरिया में आराम से हो सकता है। और जो इनका जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो प्रीवियस डॉक्टर उन्होंने ही बताया, जो जी, अर्ली स्टेज डॉक्टर होता गायत्री है गोगोई। ट्रीटमेंट, जी। हाँ अर्ली स्टेज में इसका जो ट्रीटमेंट होता है अराउंड 80 to 90% क्यूरेबल है। लोकल एरिया में कैंसर सेंटर होने के कारण लोग इनिशियली अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो सकता है, जी। जी और इससे डॉक्टर। जी। कैंसर पेशेंट जी 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 डॉक्टर नायक आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर गायत्री गोगोई। डॉक्टर गायत्री गोगोई, आपने सुना डॉक्टर नाइक ने कहा कि किस तरह से इन सेंटर्स के स्थापना के बाद यहाँ के लोगों को लाभ होगा, इलाज का खर्च कम हो जाएगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस स्तर के ये हॉस्पिटल होंगे? पब्लिक जो पीपीपी मॉडल एक तरह से कहा जा रहा है, इस साझा सहयोग से कैंसर अस्पतालों की स्थापना हुई है, किस तरह के इसमें सुविधाएं होंगी और लोगों को किस तरह से, क्योंकि डॉक्टर नाइक ने कहा कि अब इलाज का खर्च जो है वो कम होने जा रहा है, जो उपकरण बाहर के अस्पतालों में होते थे अब हमारे यहाँ होने वाले हैं, तो किस लेवल का यहाँ फैसिलिटी होने जा रहा है, किस लेवल के अस्पताल होंगे? There is no doubt from infrastructure point of view, whether it is the building or the machineries like radiotherapy or other diagnostic, mammography, MRI, CT scan, or newer diagnostic and prognostic modalities like PET scan, or the modern laboratory, pathological laboratory, molecular laboratory, it would be possible, definitely. But there is, of course, a challenge of getting human resources. In India itself, there is a scarcity of cancer specialists, and there is already a problem of human resources in Assam. So, whatever is established, I mean, all this cancer hospital, it is a big boon, and it may not, because there could be a little bit of problems for the human resources, say all kind of surgeons. One may be a specialist in breast surgery, another may be a specialist in lung surgery, one may be a specialist in head and neck, brain, orthopedic cancer surgery. So all these different kind of specialists which may be available in bigger centers, in metros, it may be a little issue, but other infrastructure wise regarding machinery and all this where it can be done immediately and it is getting done. So it may not be this year, but
over the period of time, other facilities will, all kind of treatment will be possible. I'm hopeful of that. And at that point of time, they may not require to go outside. Currently, some people will say Jorhat people, because it is level 3 where daycare facilities are available. It means somebody has to come for the day to get the treatment, but there will be no indoor facility. So those patients will come to Dibrugarh, where indoor facilities will be there, beds are there. So it is a matter of getting all those specialists where it cannot be done a single day. But over the period of time, few years, if the doctors can be recruited, then surely most of the people will not require to go to outside. Truly, it will help to reduce the where more than 50% of patients, because they need to either go to Guwahati or Mumbai, Delhi, Chennai, all those places, because they travel, and cancer is a chronic complicated disease which require treatment for months, for years. So traveling, staying there for months together, it costs a lot. So more than 50% of people, they drop their treatment. They do not complete their treatment because of this financial reason. Even though Atal Amrit and Ayushman Bharat, all these schemes are helping for the free treatment, but the travel and accommodation, that is another big issue which actually causing the dropout. I mean, they do not complete their treatment. जी, डॉक्टर गायत्री गोगोई, हम आपके पास आएंगे और फिलहाल जो समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तब प्रधानमंत्री का एक बयान आपको सुनाएंगे। उन्होंने बहुत ही रोचक बातें कही हैं। उसके बाद फिर बातचीत हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद खबरों की खबर में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं असम में कैंसर अस्पतालों की स्थापना के बारे में। अब हम आपको प्रधानमंत्री का एक बयान सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने इन अस्पतालों के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कही थी। अस्पताल आवश्यक तो है और सरकार बना भी रही है, लेकिन मैं जरा कुछ उल्टी ही शुभकामना देना चाहता हूं। अस्पताल आपके चरणों में है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि असम के लोगों के जिंदगी में अस्पताल जाने का मुसीबत आ जाए। मैं आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आपके परिवार के किसी को भी अस्पताल जाना न पड़े, और मुझे खुशी होगी कि हमारे सारे नए बनाए अस्पताल खाली ही रहे। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए, कैंसर के मरीजों को असुविधा के कारण मौत से मुकाबला करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, और इसलिए आपकी सेवा के लिए भी हम तैयार रहेंगे। तो हमारे पैनलिस्ट ने प्रधानमंत्री की ये बातें सुनी होंगी। एक बार फिर चलते हैं हमारे पैनलिस्ट के नाइक, डॉक्टर के नाइक के पास। डॉक्टर के नाइक, आपने सुनी है प्रधानमंत्री की बातें। प्रधानमंत्री इतने बड़े जो इतना बड़े पैमाने पर जो समारोह हुआ था, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था 7 के जो अस्पतालों का, और 7 की आधारशिला रखी थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं, वो ये दुआ करेंगे कि ये जो केंद्र हैं कैंसर के, ये खाली रह जाएं। यानी एक तरह से उन्होंने स्वास्थ्य की कामना की है लोगों की, जिससे नौबत ही न पड़े। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से कोविड के दौरान जो स्थिति उत्पन्न हुई हाहाकार की, उससे पहले एक तरह से तैयारी के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। सरकार की तैयारी, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार लगातार विकास के काम कर रही है।
प्रधानमंत्री जी ने एक इस भाषण में एक बड़ी चीज बताई है। इसमें उन्होंने असम को एक, हम लोग का एक ब्रांच होता है जो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, जी प्रिवेंटिंग में ऐसे होता है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। जो कैंसर की बीमारी हो रहे हैं उसमें प्रिवेंटिव का एक बड़ा जो योगदान है। जी खाने पीने का, आजकल जो असम की एरिया में आप देखेंगे एक खाने पीने का जो एक तामुल करके हैं, जी, जो टोबैको हमारी हो गया, आदतें हैं, खाने पीने की आदत। आदतें, हाँ, जी अल्कोहल हो गया, और जो स्ट्रेसफुल लाइफ है इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो अराउंड 70% कैंसर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो प्रधानमंत्री जी वही चीज बोल रहे हैं, प्रिवेंटिव पार्ट को जोड़ देंगे तो कैंसर का इंसिडेंस कम होते जाएगा। और जो भी कैंसर मान लीजिए कोई पेशेंट को होता है तो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाएगा जी और उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बहुत कम होगा। जी। अब इस पर हम डॉक्टर देखेंगे, जी 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 बोलिए। इसमें आप देखेंगे जो इस टाइम मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो मान लो इस एरिया में जो कैंसर होता है, जो फीमेल में जो कैंसर होता है, कैंसर जो सर्विक्स और ब्रेस्ट कैंसर, वो तो ठीक है नेशनल डाटा के हिसाब से है, बट मेल पर्सन में जो कैंसर होता है मेनली हेड एंड नेक कैंसर और जीआई मैलिग्नेंसी जो फूड पाइप का कैंसर होता है वो बहुत ज्यादा है। जी ये दो हेड एंड नेक कैंसर और जो इसोफेजियल कैंसर है ये आप प्रिवेंटेबल है। जी बिल्कुल, यही बातें हम डॉक्टर गायत्री गोगोई से भी पूछना चाहेंगे। डॉक्टर गायत्री गोगोई, इस क्षेत्र के बारे में जैसे डॉक्टर नाइक कह रहे हैं कि किस तरह से कैंसर होता है और हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने लंबे समय तक रिसर्च किया है, ब्रेस्ट कैंसर हो या इससे जुड़े और मामले हो, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? किस तरह के कैंसर, कौन से वेरिएशन यहाँ पर ज़्यादा होते हैं और उसके कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, very important question, Ravindra. In case of male, it is the esophagus cancer. The food pipe, we call it. It is the highest, topmost cancer in Assam and few other states of Northeast. Second is lung cancer, which is little difficult to diagnose itself. Many a times it is difficult to diagnose, and we need all kind of very highly specialized facilities for that. That is number 2, and stomach cancer, which is number 3 in case of male. In case of female, ladies के लिए जो है breast cancer, which is number 1, which is also number 1 in India, which is also number 1 across the world. But in case of male, it is lung cancer in USA or Europe, but in India it is esophagus cancer. So we require lot of research. Why do we have esophagus cancer, not lung cancer in the first place? But in case of female, it is first is breast cancer, followed by uterine cervix cancer, which is the lower part of the uterus of female. And third cancer, which is very alarming, is gallbladder cancer. The gallbladder cancer is alarmingly high in Assam and eastern India. It is a disease of eastern India and Assam. That's why there is very little research, there is very little treatment. If somebody is diagnosed with gallbladder cancer, there is very little chance that he will survive beyond 6 years because it is usually metastasized. So one important point to remember, if a person or a lady is diagnosed with gallbladder stone
or some diseases in the gallbladder, and the surgeon or a doctor is advising for removal of the gallbladder, the organ, because it is a very common surgery, but many people, they take some herbal medicine, they are afraid of going through the surgery. We have seen in our lives so many people, they come back with an advanced diagnosis of gallbladder cancer. In those cases, they survive for a very less time, and there is almost no cure, no treatment, almost no treatment for gallbladder cancer. We are doing a research with Tezpur Central University. I do have breast cancer research with Indian Institute of Science, Bangalore, also currently with All India Institute of Medical Science, New Delhi, AIIMS Delhi. And it is, I mean, knowing the cause is very difficult at the moment. So doing this activity, doing cancer diagnosis, treatment, research is also very important. Why our population, our ethnic people do have these cancers very high in numbers than other part of the country. जी, डॉक्टर गायत्री गोगोई ने कहा कि रिसर्च इसमें बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कैटेगराइज किया कि किस तरह से यहाँ पर कौन से कैंसर के वेरिएशंस हैं जो यहाँ के लोगों को अलग अलग श्रेणियों में ज़्यादा यहाँ के लोगों में पाया जाता है। डॉक्टर नाइक, आपने बातें सुनी डॉक्टर गायत्री गोगोई की। कैंसर अस्पतालों की स्थापना के बाद से क्या ये कहा जा सकता है कि अब इस क्षेत्र में रिसर्च भी बढ़ेंगे, नए नए जो एक्सपर्ट्स होंगे उनकी एंट्री होगी और यहाँ के लोगों को इसमें मौका मिलेगा, युवाओं को मौका मिलेगा और इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो सकता है? डेफिनेटली नया रिसर्च होंगे और न्यू केस, जितना केस बढ़ेंगे उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर का जो डाटा है, डाटा को एनालाइज करके उसी के हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन का प्रणाली जो है वो लागू करेंगे। जी, और जितना डाटा मिलेगा, हम लोग का एक जो कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम होता है, न्यू कैंसर सेंटर होने के बाद ये कैंसर जो रजिस्ट्री प्रोग्राम और इफेक्टिवली मतलब रजिस्टर होंगे, कैंसर केसेस रजिस्टर होंगे, तो एक नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा सा डाटा मिल जाएगा जिस हिसाब से फ्यूचर में जो नया ट्रीटमेंट और मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट उसमें बहुत लाभदायक होगा। जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाएंगी और यहाँ के बारे में रिसर्च भी हो पाएंगे जिससे यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टर नाइक, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वो सुविधाएं अब इन नए सेंटरों में उपलब्ध होंगे जिससे लोगों को रिसर्च के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, भारत से विदेश नहीं जाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल होंगे कैंसर के, तो सुविधाएं भी होंगी और यही मौके मिलेंगे लोगों को रिसर्च और डेवलपमेंट जो होना है लोगों को? डेफिनेटली हम लोग का अभी जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है, मान लीजिए जो भी ट्रीटमेंट गाइडलाइन है मोस्टली वेस्टर्न बेस्ड है। धीरे धीरे हम लोग का जो नंबर ऑफ केसेस और डाटा के हिसाब से ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हम नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से डिफरेंट होगा देन नेशनल ट्रीटमेंट पैटर्न। जी बिल्कुल, एक बार फिर जाना चाहेंगे डॉक्टर गायत्री गोगोई के पास में। डॉक्टर गायत्री गोगोई, आप दोनों से बातचीत हो रही है और कई सारी जो जानकारियां हैं वो मिल पा रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कैंसर के स्टेजेज होते हैं, अब जैसे आमतौर पर लोगों में ये बातें हैं कि 4 स्टेज होते हैं, पहले स्टेज में अगर कैंसर की शिनाख्त हो गई तो इसके इलाज संभव है, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत होगी। अब क्या अब अवेयरनेस का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा लोगों में और कैंसर का इलाज जो है वो जल्दी हो पाएगा, तो कैंसर केसों में कमी भी आ सकती है? हाँ,
A very important question, Ravindra. We must focus on this issue. Whatever cancer registry data showed us that 1/3 of people only diagnosed at curable stage, where if we give appropriate modern treatment of cancer, that chance is there that they will be cured. 2/3 of populations, say if 100 people are diagnosed today in these cancer hospitals, that means more than 66% of people, approximately 70% we say, they are diagnosed with in a stage where cancer cure is not possible. Treatment is there, treatment will be given, but the disease will be there and chances are there treatment will not be successful. So, but many of the cancers, like I told you, like breast cancer, cervical cancer and mouth kind of cancer, mandate is there that because these cancers can be diagnosed much in advance, say in breast cancer, if it is diagnosed in a very small, less than 2 centimeter in size, the lady can survive. More than 95% of ladies will survive. There will be no problem because there are modern, effective treatment available for breast cancer. But you know, our women, our ladies, especially those who are not educated, who are in the rural place, even in the urban place, many a time they have no idea that there can be cancer in the organs like breast, and it feels like a nodule, feels some hardness, some lump kind of thing. They have no idea. But with help of mammography, with breast self-examination, which can be done by the lady herself. So I am associated in honorary position, associated with an organization called Pratishruti Cancer and Palliative Trust. I have been delivering more than 100 lectures. I have a book on vernacular language to tell people that to keep our views. In what are the areas where you need to be careful. You need to be careful and you need to be ready to fight this disease. So, rightly you asked this question. Yes, this cancer center should tie up with other community organizations who are already working in the different aspect. One may be in working in the area of tobacco cessation. As we all know, 50% of cancer death can be prevented by preventing this tobacco use. So that is one very important factor. And collaborating with community organization by this cancer center, it will help in creating awareness. It will help in diagnosis of the disease in early phase. It will help in directing, guiding patients to coming to hospitals, because they will know that Lakhimpur Cancer Center, Tezpur Cancer Center has this kind of facility, and they can be directed to that place. And Dibrugarh Cancer has this advanced facility, or they can go to other hospitals, State Cancer Center or Dr. B. Borua Cancer Institute, based on their location and their comfort level, where they can travel easily. So that collaboration with community organizations are going to be extremely important in this regard. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहयोग के साथ अवेयरनेस को फैलाया जा सकता है। डॉक्टर गायत्री गोगोई, आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो डॉक्टर के नाइक से बातचीत करेंगे।
ब्रेक के बाद खबरों की खबर में आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कैंसर अस्पतालों की स्थापना को लेकर और इससे होने वाले फायदे को लेकर। हम बातचीत को जारी रखते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर के नाइक। डॉक्टर के नाइक, काफ़ी देर से हमारी बातचीत हो रही है और बहुत सारी जानकारियां निकल कर सामने आई है। एक कार्यक्रम के शुरुआत में हमने एक बात कही थी, मेडिकल टूरिज्म। हमने कुछ सालों पहले देखा है कि जब सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री थी, उस वक्त बाहर के देशों से उनसे अनुरोध किया जाता था कि उनके मरीजों को भारत आने दिया जाए जिससे उनका लाभ हो। और हमने देखा कि पाकिस्तान, श्रीलंका या दूसरे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से मरीज आए, उनका दिल का सफल ऑपरेशन हुआ और कैंसर के भी जो मरीज आते थे उनका भी सफल इलाज हुआ। इस तरह से एक जो संबंध है वो भी प्रगाढ़ हुए। मेडिकल टूरिज्म इसी का एक हिस्सा है। अगर बाहर से लोग आने लगे भारत में, ये व्यवस्थाएं अच्छी हो तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा। इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। डेफिनेटली ये मेडिकल टूरिज्म में आप देखेंगे आसाम के आसपास जो मतलब है, देखिए नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, उनसे डेफिनेटली यहाँ पे लोग आएंगे और ये न्यू ट्रीटमेंट मॉडलिटी है उसका लाभ उठा सकते हैं। अभी जो जिस टाइप का रेडियोथेरेपी मशीन और रोबोटिक सर्जरी के बारे में प्रधानमंत्री जी डिब्रूगढ़ में बताया है, ये इस टाइप का ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली इस एरिया से लोग आएंगे और इसका ट्रीटमेंट कॉस्ट आप दूसरे जगह से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया में उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत कम है। और डिस्टेंस के वाइज ऑल्सो, मतलब आप देखेंगे तो बांग्लादेश से और नेपाल और इस एरिया से ट्रांसपोर्ट और आने जाने का जो डिस्टेंस है उसी हिसाब से बहुत फायदा होगा जी। और लोगों का जो कैंसर के बारे में जो अवेयरनेस है उसके बारे में जो ऑलरेडी और डिस्कशन हो रहा है, पर्टिकुलरली ये होता है जब भी कोई कैंसर अफेक्ट होता है, एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट हम लोग देखते हैं परिवार में, मान लीजिए कोई एक सदस्य को कैंसर होता है तो होल ऑफ द फैमिली अफेक्टेड होते हैं। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत कॉस्टली होता है, तो फाइनेंशियली भी वो फैमिली के ऊपर बहुत बर्डन होता है। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो धीरे धीरे ये जितने भी कैंसर हॉस्पिटल आसपास में बनेंगे, फाइनेंशियल की पार्ट में भी बहुत कम होगा और मेडिकल टूरिज्म में भी धीरे धीरे लोगों का इस एरिया के ऊपर आस्था बढ़ेगा। जी डॉक्टर नाइक, हम बात कर रहे हैं बाहर से आने वाले मरीजों को लेकर। असम में इतने बड़े पैमाने पर कैंसर अस्पतालों की स्थापना होने जा रही है और 7 अस्पताल ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें, आप जिन मरीजों से मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर मरीज जो हैं पड़ोसी राज्यों से भी आते हैं। आपकी क्या अनुभव है, पड़ोसी राज्य जो हैं वहाँ अगर इस तरह की सहूलियतें हो तो मरीजों को और भी फायदा हो सकता है? ट्रीटमेंट वाइज जो है, जिस टाइप को ये आप देखेंगे तो जो रोबोटिक सर्जरी है, वन टाइप ऑफ बहुत स्पेशलाइज्ड सर्जरी है और रोबोट के साथ हाईली ट्रेन्ड कैंसर सर्जन है और इस टाइप का जो ट्रीटमेंट है ये बहुत कॉस्टली है। तो ये इसके वजह से हम लोग की जो मेडिकल टूरिज्म का है उसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा और रेडिएशन जो फैसिलिटी है ये आप एक जो टेक्निक होता है और जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो धीरे धीरे बहुत एडवांस हो रहा है जी। तो इसके वजह से मेडिकल टूरिज्म का डेफिनेटली बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल। तो अगर पूरी तरह से देखें तो
सरकार का ये कदम काबिल तारीफ़ है। लोगों को सहूलतें होंगी और लोगों को अब बाहर इलाज करवाने नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही जो हमारे आज के पैनलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे, इन्होंने कई अहम जो बातें हैं वो कही हैं कि उपकरण जो होंगे वो यहाँ के अस्पतालों में मौजूद होंगे, इससे इलाज का खर्च है वो कम हो जाएगा। इसके साथ एक और बात ये भी है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही यहाँ के जो शोधार्थी हैं, रिसर्चर्स हैं, मेडिकल क्षेत्र में जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें अब विदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगी। धीरे धीरे ये सहूलतें बढ़ते जाएंगी। तो इस तरह के कदम का सभी जो क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों के लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे हमारे पैनलिस्ट AMCH के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गायत्री गोगोई और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर KK नाइक। इस कार्यक्रम में इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।